तो हेलो एवरीवन। आज आपका फिर से एक बार स्वागत है इस सप्ताह के करियर मंथन में। इस सेशन में आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं जो कि है इमर्जिंग फ्यूचर टेक, एआई, ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टो। जो कि फ्यूचर में आजकल टेक्नोलॉजी की हर जगह बात हो रही है। तो आज के फ्यूचर को समझने के लिए हम इसके लिए हमारे साथ एक स्पेशल स्पीकर लाए हैं जो कि है मिस्टर अमन संधूजा, जिनको इसके बारे में, एआई, ब्लॉकचेन, क्रिप्टो के बारे में काफी अनुभव है और काफी 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 डीप नॉलेज भी है। पर इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार आप सभी का स्वागत करना चाहूंगी और थैंक यू करना चाहूंगी जो आप सभी हमारे साथ जुड़े। और इसके साथ ही सो यू कैन क्लोज द स्लाइड शो फॉर वंस एंड यू कैन just let our audience see us and then we'll start. So और इसके साथ ही मैं थैंक्स करना चाहूंगी यूनिसेफ युवा की टीम को और मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की टीम को, जो हमें ऐसी अपॉर्चुनिटीज लेके आ रही हैं, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज लेके आ रही हैं एनसीएस पोर्टल में, और हमें इस तरीके के सेशन से अवेयर कर रहे हैं। तो हम इस सेशन को अब शुरू करने जा रहे हैं। इस सेशन को मैं हैंड ओवर करती हूँ मिस्टर अमन को। एंड अगर आपके बीच में कोई भी डाउट्स, क्वेरीज कुछ भी आते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पुट अप कर सकते हैं। हम इस सेशन के अंत में सारे क्वेरीज को आपके रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, हैंड ओवर। I would like you to share something about you and then start the presentation. Okay, so hi everyone, good morning. Thank you so much Sunday morning को join करने के लिए. My name is Aman. I have been building startups since 2018. मैंने पहले 4-5 साल कॉलेज से निकलने के बाद डिफरेंट कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशंस में काम किया है। 2018 से मैं अपना बिजनेस बिल्ड कर रहा हूँ और मैंने टेक्नोलॉजी में 3 कंपनीज बनाई हैं और ब्लॉकचेन में 2018-19 से फॉलो कर रहा हूँ और 10,000 से ज़्यादा लोगों को पढ़ा भी चुका हूँ। सो welcome everyone and happy to talk about these 3 topics, which is AI, blockchain and crypto. And please keep your questions on and then maybe we can take it towards the end. So this is a quick background of myself. Engineer by education and have been building since 2017-18. मैं 10,000 से ज़्यादा लोगों को पढ़ा चुका हूँ इन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस लाइक बार्कलेज बैंक, IIT, IIM, अपग्रेड, एंड मैंने कुछ कंपनीज में काम किया है जैसे गूगल, पिरामल, अशोका यूनिवर्सिटी एंड मोर। तो शुरू करते हैं वेब 3 से। वेब 3 क्या है? सो वेब 3 एक टेक्नोलॉजी है जहाँ पे जो कंटेंट आप लिखते हैं वो आप ही ओन करते हैं। सो वेब 3 की शुरुआत से पहले वेब 1 आया, फिर वेब 2 आया, फिर वेब 3 आया। वेब 3 में क्या था? जो आप कंटेंट इंटरनेट पे पढ़ पा रहे हैं वो किसी और कंपनी का कंटेंट है और सिर्फ आप कंटेंट कंज्यूम कर पा रहे हैं। जहाँ पे स्टैटिक पेजेस होते थे लाइक HTML वेब पेजेस और जो भी न्यूज वेबसाइट्स होती थी, दोज वर वेब 1। देन वेब 2 आया जहाँ पे आप अपना कंटेंट जनरेट भी कर रहे हैं, जैसे ऑल सोशल मीडिया एप्लीकेशंस लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, दीज आर नथिंग बट वेब 2.0। एंड वेब 3.0 में क्या है? जहाँ पे आप अपना कंटेंट सिर्फ ना यू डोंट इवन राइट इट बट यू राइट एंड ओन दैट कंटेंट एज वेल, क्योंकि वेब 2 में कंटेंट इज ओन्ड बाय द बिग कंपनीज लाइक गूगल, फेसबुक, Amazon एंड नेटफ्लिक्स। एंड इन वेब 3 you read, write and own the content. So web 1 was nothing but reading the content, web 2 was reading and writing, web 3 is nothing but you read, write and own the content, कि content भी आपका है, आप ही लिख रहे हो, और जहां पे वो टेक्नोलॉजी पे है वो कोई कंपनी ओन नहीं करती, वो एक नेटवर्क है, वो डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर में है। तो वेब 3 का फायदा क्या है? वेब 3 का फायदा ये है कि यूजर्स कैन हैव मोर पावर, यू कैन हैव अ डेमोक्रेटाइज इंटरनेट, विच मींस आपका जो कंटेंट है या जो आपका डेटा है वो कोई बड़ी कंपनी अपने पास नहीं रख के यूज नहीं कर रही है। बेसिकली इट इज ओन्ड बाय द नेटवर्क एंड यू कैन स्टार्ट मोनेटाइजिंग दैट डेटा एज वेल, and you can start creating the content in a more decentralized, democratized manner. So you can, it also enhance the privacy of the content or the data as well. So blockchain की हिस्ट्री शुरू हुई कहाँ से? So 1970s में cryptography technology was used earlier by the military purpose. Then फिर एक cypherpunk movement आया, then उसके बाद DigiCash and Hashcash आए, which means
those were also the electronic currencies. But then 2008 में बिटकॉइन की शुरुआत हुई. बिटकॉइन was nothing but uh, is nothing but an anonymous currency which is not owned by a government. So India में क्या है, आपके बैंक notes are printed by the government and it has a right from Reserve Bank of India. Correct? So in case of Bitcoin, you don't really have any centralized authority which is responsible for minting it. The founder or the group of people who have created it have put it as a fixed supply of 21 million Bitcoins. And out of 21 million, 19.5 million Bitcoins have already been mined. So what happens here is बिटकॉइन एक ऐसी करेंसी है जो इंटरनेट पे एग्जिस्ट करती है, जिसका कोई फाउंडर नोन नहीं है. ये अनोनिमस करेंसी है और इस अनोनिमस करेंसी का कोई एक सेंट्रलाइज अथॉरिटी और इंस्टीट्यूशन नहीं है जो रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांजैक्शन. ये इंटरनेट के ऊपर एक डिसेंट्रलाइज वे में एक नेटवर्क है, ब्लॉकचेन, उसके थ्रू ये ट्रांजैक्ट होती है. जो ट्रांजैक्शन को फैसिलिटेट कराता है उसको माइनर कहते हैं और उनको माइनिंग फीस मिलती है. फिर बिटकॉइन के बाद आया इथेरियम, इथेरियम के बाद और सारी टेक्नोलॉजीज आने लगी. सो ब्लॉकचेन है क्या? लेट्स ट्राई एंड थिंक ऑफ ब्लॉकचेन एज नथिंग बट एज एन एक्सेल शीट. सो एक्सेल शीट में क्या होता है, इमेजिन कीजिए कि आपकी फैमिली में 3 जनरेशन हैं. आपके दादाजी ने जो रिकॉर्ड्स लिखे उस एक्सेल शीट पे, वो आपके फादर भी पढ़ पाते हैं, वो आपकी मदर भी पढ़ पाती है, और जो रिकॉर्ड्स आप लिखोगे वो भी आपके चिल्ड्रन और ग्रैंड चिल्ड्रन पढ़ पाएंगे. तो ब्लॉकचेन एक डिसेंट्रलाइज एक्सेल शीट है जहां पे सब लोग रिकॉर्ड लिखते हैं और रिकॉर्ड लिखने के बाद डिलीट नहीं कर सकता और सब लोग रिकॉर्ड देख सकते हैं. एंड इट्स देयर इन अ डिजिटल डिस्ट्रीब्यूटेड डिसेंट्रलाइज मैनर. कोई एक सिंगल ओनर नहीं है. करेक्ट? So all these transactions are a part of block, so which is why the word is called block and chain. So each block has different transactions, and each transactions are nothing but the data or the money which you are sending on the internet. So blockchain की कुछ characteristics हैं, like ये distributed है, इसमें smart contract है. Smart contract is nothing but जहाँ पे आप अपने agreement लिख पाते हो. ये immutable है, which means एक बार अगर लिख दिया तो वो delete या चेंज नहीं हो सकता है. और ये डिसेंट्रलाइज है, मतलब इसका कोई सिंगल ओनर नहीं. तो ब्लॉक और चेन मींस चेन ऑफ ब्लॉक्स एंड ईच ब्लॉक हैज ट्रांजैक्शंस. ट्रांजैक्शंस आर द वन. सपोज मैं अमन हूं और मैं श्रुति को एक बिटकॉइन भेज रहा हूं, तो वो उसकी एक ट्रांजैक्शन है. वो ट्रांजैक्शन ब्लॉक में जाती है, उस ट्रांजैक्शन को माइनर वैलिडेट करता है, माइनर को वैलिडेट करने की फीस मिलती है. जैसे बैंक में एक बैंक मैनेजर वैलिडेट करता है कोई ट्रांजैक्शन, या फिर बैंक जो वैलिडेट करता है ट्रांजैक्शन, उसकी ट्रांजैक्शन फीस लेता है. इसलिए ब्लॉकचेन में जो ट्रांजैक्शन वैलिडेट करता है वो माइनर उसकी ट्रांजैक्शन फीस लेता है, और जो ब्लॉक को ब्लॉकचेन में ऐड करता है उसको रिवॉर्ड मिलता है. सो कुछ इस तरीके से ब्लॉकचेन काम करती है कि आप अपनी ट्रांजैक्शन आपने इनिशिएट करी, वो डेटा ब्लॉक में गया, फिर ब्लॉक एक अलाइन हुए, उस अलाइन होने से एक माइनर को रिवॉर्ड मिला. तो माइनर ये वेरीफाई करता है कि ट्रांजैक्शन सही है, मतलब जिसको आप भेज रहे हो वो इंटरनेट डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन पे एग्जिस्ट करता है, और जितना आप अमाउंट भेज रहे हो उतना अमाउंट आपके वॉलेट में है, और जो आपने ट्रांजैक्शन के लिए अपना सिग्नेचर किया है वो सिग्नेचर आपका वैलिड है. आप जैसे चेकबुक पे एक सिग्नेचर करते हो, सपोज आप एक किसी को चेक लिखते हो, उस पे उसका नाम लिखते हो, किसको भेजना है, कितना अमाउंट है और क्या सिग्नेचर है. तो आपका सिग्नेचर बैंक वेरीफाई करता है और अमाउंट देखता है कि आपके बैंक में है या नहीं, और जिसको आप भेज रहे हो वो बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पे एग्जिस्ट करता है या नहीं. सो सेम ही चीज ब्लॉकचेन में होती है कि आप जब ट्रांजैक्शन भेज रहे हो तो ये काम माइनर करता है. अब ये माइनर कौन है? कोई एक इंसान नहीं है, कंप्यूटर है. वो कंप्यूटर ही ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करता है और उस ट्रांजैक्शन को ब्लॉक में डाल के और ब्लॉक को ऐड करता है. जब वो ब्लॉक को ऐड करता है तो नए बिटकॉइन जनरेट होते हैं, तो उसको ब्लॉक रिवॉर्ड मिलता है. जब बिटकॉइन 2008-9 में शुरू हुआ था तब ब्लॉक रिवॉर्ड था 50 बिटकॉइन. तब बिटकॉइन का प्राइस भी कम था, तो रिवॉर्ड ज्यादा मिलता था, तो लोग कम थे. और जो बिटकॉइन की एल्गोरिदम लिखने वाला जो फाउंडर है, नोबडी नोज दैट, बट पॉपुलरली नोन एज सतोशी नाकामोटो. तो उसने ऐसा प्रोग्राम लिखा है कि हर
4 साल बाद ब्लॉक रिवॉर्ड आधा होगा। तो 2009 से 13 ब्लॉक रिवॉर्ड था 50, विच मीन्स हर एक माइनर को 50 बिटकॉइन मिलते थे एक ब्लॉक ऐड करने के लिए। वो ब्लॉक ऐड करने के लिए माइनिंग करता था। माइनिंग एक कंप्यूटर प्रोग्राम में एक पजल को सॉल्व करने का एक नोशन है, और उससे आप जब ट्रांजैक्शन वेरीफाई होती है तब आपको एक माइनिंग फीस मिलती है, और जब ब्लॉक वैलिडेट करते हैं, वेरीफाई करते हैं, तो आपको एक ब्लॉक रिवॉर्ड मिलता है। तो 2013 तक 50 बिटकॉइन, 13 से 17 25 बिटकॉइन, 17 से 21 12.5, और अब 6.25 बिटकॉइन विल बी द रिवॉर्ड। सो अब जैसे जैसे रिवॉर्ड का डिजिट कम होता गया तो बिटकॉइन की वैल्यू बढ़ती गई, बिकॉज माइनर को अपने फार्म्स रन करने हैं, उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए, हार्डवेयर भी चाहिए, तो वो कॉस्ट ऑलवेज गेट्स एडजस्टेड। ये 4 साल के प्रोसेस को हम कहते हैं हाविंग, और ये हर 4 साल बाद होता है। तो तभी लोग कहते हैं कि हर 4 साल में बिटकॉइन के प्राइस की बढ़ने की प्रोबेबिलिटी है। सो ब्लॉकचेन के बारे में सीखने के लिए आपको देयर आर डिफरेंट रिसोर्सेज, यू कैन गो टू ऑनलाइन, देयर आर डिफरेंट कम्युनिटीज। बेसिकली ब्लॉकचेन एक कम्युनिटी ड्रिवन टेक्नोलॉजी है, जहां पे आप हैकेथॉन्स में पार्टिसिपेट करके कुछ प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। यू कैन पार्टिसिपेट इन कॉन्फ्रेंसेस, यू कैन ऑल्सो बिल्ड योर ओन पर्सनल प्रोजेक्ट्स एज वेल। तो बिटकॉइन, जैसे मैंने कहा, ब्लॉकचेन की पहली एप्लीकेशन है बिटकॉइन, जैसे इंटरनेट की पहली एप्लीकेशन है ईमेल। तो बिटकॉइन इज नथिंग बट अ पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन currency which do not really have a centralized authority, and it works on the process of mining, like I said, कि आप माइन करते हो ट्रांजैक्शन को, उस ट्रांजैक्शन को ब्लॉक में डालते हो, और फिर फाइनली ब्लॉक को माइन करके आप ब्लॉकचेन में ऐड करते हो। तो बिटकॉइन के बाद आया इथेरियम। अब लोग कहने लगे, यार हम ट्रांजैक्शन तो भेज पा रहे हैं डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क में, बट हमारे को और एप्लीकेशंस भी बनानी है, क्योंकि जो भी सारी वेब 2 की एप्लीकेशंस हैं वो सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर पे बनी है, तो हमारे को वेब 3 में डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर पे एप्लीकेशंस भी बनानी। फिर आया इथेरियम। इथेरियम इज नथिंग बट एन ओपन सोर्स ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म। थिंक ऑफ इथेरियम एज मे बी एज एंड्रॉइड, वेर यू कैन बिल्ड एन एप्लीकेशन, करेक्ट, इन अ डिसेंट्रलाइज्ड मैनर। सपोज एक एग्जांपल है कि उबर अगर डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन पे बिल्ड हुआ होता, तो आप सीधा ड्राइवर को पैसे देते, रादर देन आप उबर कंपनी को पैसे देते हो और वो उबर कंपनी फिर ड्राइवर को सेटल करती। आप ड्राइवर को देते हो आज भी, बट वो जाता उबर के पास है, फिर वो उबर बाद में हर 30 दिन बाद या 15 दिन बाद अपने ड्राइवर को सेटल करती है। सो यहाँ पे अगर डिसेंट्रलाइज वे में बिल्ड हुआ होता, तो आप ईथर एक फ्यूल होता आपका, जो कार की ट्रांजैक्शन को एक जगह से दूसरी जगह, और आपकी ट्रांजैक्शन कंप्लीट होने के बाद आप सीधा एक फीस जो देते वो एक ड्राइवर को देते। अब बात आती है कि क्रिप्टो करेंसीज तो है, बट इसको स्टोर कहाँ करें? तो क्रिप्टो करेंसी को स्टोर करने के लिए डिफरेंट वॉलेट हैं। कुछ है नॉन कस्टोडियल वॉलेट, फिर है कस्टोडियल वॉलेट। नॉन कस्टोडियल वॉलेट में क्या होता है कि जिसमें आप अपनी प्राइवेट की खुद ओन करते हो। अब ये प्राइवेट की और पब्लिक की क्या है? ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करने के लिए आपकी एक प्राइवेट की चाहिए होती है। प्राइवेट की इज नथिंग बट योर सिग्नेचर। अब आप बोलोगे कि यार मैं अपनी प्राइवेट की खुद ओन करता हूं या कोई और ओन करता है, इसका क्या फायदा है? अगर आप एक्सचेंज में ट्रेड करते हो तो आपको उनके वॉलेट में अपने क्रिप्टो करेंसी ट्रांसफर करने होते हैं, और जब आप उनके वॉलेट में क्रिप्टो करेंसी ट्रांसफर करते हो तो वो आपको एक मैकेनिज्म में आपको अपने क्रिप्टो एसेट्स को ट्रेड करने देते हैं। बट जब आप खुद अपनी प्राइवेट की ओन करते हो, तब आप उसको स्टोर करते हो अपने पर्सनल वॉलेट में। तब वहां से आपको कोई भी एप्लीकेशन में इंटरेक्ट करना है तो आपको उनके वॉलेट में डालना पड़ेगा। तो ऐसी इस टाइप के बड़े सारे वॉलेट हैं। कस्टोडियल वॉलेट है, नॉन कस्टोडियल वॉलेट है, वेब वॉलेट है, मोबाइल वॉलेट है, हार्डवेयर वॉलेट है, पेन ड्राइव की तरह एक वॉलेट है जहां पे अपनी क्रिप्टो करेंसी स्टोर कर सकते हैं। अब जैसे जैसे इथेरियम के बाद डिफरेंट एप्लीकेशंस बनने लगी, लोग बनाने लगे डिसेंट्रलाइज यूट्यूब, लोग बनाने लगे डिसेंट्रलाइज वर्डप्रेस, डिसेंट्रलाइज मीडियम, decentralized WhatsApp, decentralized Zoom. So all these applications require you to sign the transaction using private key. जब आप प्राइवेट की से ट्रांजैक्शन साइन करते हो तो ही वो आपको एक मैकेनिज्म में उस को यूज करने देता है। सो फिर जैसे आप इंटरनेट पे एप्लीकेशंस बनाते हो, वैसे ही डिसेंट्रलाइज इंटरनेट पे जब हम एप्लीकेशंस बनाते हैं उसको हम कहते हैं डैप्स, व्हिच इज डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन। और ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का इस्तेमाल करती हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स आर नथिंग बट
थिंक ऑफ इट लाइक वेंडिंग मशीन। आप एयरपोर्ट पे देखा होगा वेंडिंग मशीन है, रेलवे स्टेशन पे वेंडिंग मशीन है, आप 10 रुपए डालते हो कुछ मिलता है, तो वहां पे कंडीशन वेरीफाई हो रही है, वैलिडेट हो रही है, तो इफ और एल्स की कंडीशन। सो सिमिलरली स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर एक सेल्फ एग्जीक्यूटिंग कॉन्ट्रैक्ट लिखा होता है, जब भी वो कंडीशन मीट होती है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। अब इसका एक एग्जांपल बताता हूं मैं। सपोज आप ड्रीम इलेवन पे गेम खेल रहे हो, आप एमपीएल पे गेम गेम खेल रहे हो। अब ड्रीम इलेवन और एमपीएल अगर डिसेंट्रलाइज वे में किसी ने बनाई होती, तो उसमें क्या होता, आप दोनों पैसे डालते, आप और आपका फ्रेंड, और अगर वो कंडीशन वैलिडेट हो जाती, सपोज इंडिया पाकिस्तान का मैच है, वो देखता डेटा में गूगल पे अपडेट हो गया स्कोर कि इंडिया जीत गई, तो इसने जिसने इंडिया पे बेट लगाई है उसको पैसा मिल जाएगा। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में वो कंडीशन वैलिडेट हो गई, तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ने गूगल से बात करी थ्रू ओरेकल, ओरेकल एज इन लाइक मतलब बात करी एज इन लाइक टू गॉट द डेटा, एंड देन वहां से वो कंडीशन वैलिडेट हो गई और जो उसने इंडिया पे पैसा लगाया था उसको पैसा मिला। तो ये डिसेंट्रलाइज वे में एप्लीकेशन की पॉसिबिलिटीज हैं, जो सेंट्रलाइज वे में आप ये सब करते हो, लेकिन डेटा वो कंपनीज ओन करती हैं आपका डेटा। फिर आता है क्या डिसेंट्रलाइज वे में बैंक बिल्ड हो सकता है क्या? लोगों ने कहा हाँ बिल्ड हो सकता है। क्या स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को ट्रेजरी बना सकते हैं? हाँ बिल्कुल बना सकते हैं। तो उसके फायदा क्या है? ट्रेडिशनल फाइनेंस में आपका पैसा कंपनी या बैंक होल्ड करता है, बट डिसेंट्रलाइज फाइनेंस में आपका पैसा आप खुद होल्ड करते हो, बिकॉज आपके क्रिप्टो एसेट्स की कीज आपके पास है। ठीक है, ट्रांसफर कैन हैपन एनी टाइम, बैंक की तरह छुट्टी नहीं है इंटरनेट पे 24/7 365 डेज एनीथिंग इज ओपन। यहाँ बैंक की तरह कोई ये नहीं है कि आप इस कास्ट से बिलोंग करते हो, रिलीजन से बिलोंग करते हो तो आप ये नहीं कर सकते, आपका सिविल स्कोर कोई मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सिर्फ आपके पास क्रिप्टो एसेट होना चाहिए और ट्रांजैक्शन कैपेबिलिटी होनी चाहिए टू ट्रांजैक्ट। तो ट्रांसपेरेंसी बढ़ गई, तो ऑल दीज न्यू यूज केसेस ऑफ ब्लॉकचेन स्टार्ट गेटिंग बिल्ट अप। तो फिर ट्रेडिंग हो गया, डेरिवेटिव्स हो गया, बोरोइंग एंड लेंडिंग हो गया, फिर ऑल दीज एसेट स्टार्ट क्रिएटिंग न्यू प्रोडक्ट्स। फिर इन एसेट क्लास के ऊपर न्यू प्रोडक्ट्स बनने लगे, डेरिवेटिव एक्सचेंजेस आ गई, कोलैटरलाइज अनकोलैटरलाइज लेंडिंग एंड बोरोइंग आ गई। तो ये सब जब यूज केसेस आए तो एक ब्लॉकचेन का अडॉप्शन बढ़ने लगा। फिर पेमेंट्स आ गए, फिर क्राउड फंडिंग आ गई कि आपको अगर किसी को फंड करना है तो आप एग्जैक्टली देख पाओ वो फंड का यूटिलाइजेशन कहाँ हो रहा है। आज की डेट में हम कोई भी नॉन प्रॉफिट या एनजीओ को डोनेट करते हैं, हमारे को नहीं पता कि उसका फंड यूटिलाइजेशन कहाँ हो रहा है, बिकॉज बैंक का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल क्लोज्ड है। बट अगर आप ब्लॉकचेन पे देखते हो तो वो ब्लॉकचेन की सारी ट्रांजैक्शंस आप देख पाते हो कि वो पैसा कहाँ गया, किसकी यूटिलाइजेशन में गया, और वो वहां से इसका क्या आउटपुट या क्या रिजल्ट। तो ये सब डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के यूज केसेस बनने लगे, लाइक टोकन स्वैप, आप एक टोकन से दूसरे टोकन में स्वैप करना, आपको लेंडिंग एंड बोरोइंग है। फिर प्रिडिक्शन मार्केट, आपको कोई इवेंट पे बेटिंग करनी है तो वो प्रिडिक्शन मार्केट हो गई। तो और इन्वेस्टमेंट और एसेट मैनेजमेंट की बड़े बड़े जो एसेट्स हैं उनको मैनेज करना है तो वो इन्वेस्टमेंट और एसेट मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। फिर आता है एनएफटीज। एनएफटीज आर ऑल्सो एन एप्लीकेशन ऑफ ब्लॉकचेन। एनएफटीज आर नथिंग बट नॉन फंजिबल टोकन। तो नॉन फंजिबल टोकन का मतलब ये यूनिक है और नॉट इंटरचेंजेबल है। आपका 100 रुपए का नोट फंजिबल है, मतलब सबके पास सेम है वो 100 रुपए का नोट, नंबर अलग अलग है इसलिए शायद वो यूनिक कह सकते हो, बट दिखने में वो 100 रुपए का नोट जो सबके पास है वो सेम है। आपका बोर्डिंग पास है जो यूनिक है बिकॉज उस पर आपका नाम है। ठीक है, वो बोर्डिंग पास आप किसी दूसरे से इंटरचेंज नहीं कर सकते। तो सिमिलरली एक एप्लीकेशन आई इंटरनेट पे, वो उसका उसको नाम दिया नॉन फंजिबल टोकन्स। नॉन फंजिबल टोकन्स विच आर ट्रेडेड ऑन इथेरियम ब्लॉकचेन। सो बिटकॉइन एक ब्लॉकचेन है जहां पे ट्रांजैक्शन करेंसी फैसिलिटेट होती है। इथेरियम एक दूसरी ब्लॉकचेन है जहां पे आप एप्लीकेशंस को बिल्ड कर सकते हो, और वहां पे डिफरेंट एप्लीकेशंस की पॉसिबिलिटी बढ़ गई, लाइक डीफाई हो गया, एनएफटीज आ गया, देन अदर कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड डाओ, वो भी आ गया। सो एनएफटीज आर नथिंग बट दीज डिजिटल एसेट्स। अब आप बोलोगे डिजिटल एसेट्स क्या हो सकते हैं? ये ट्रेडिंग कार्ड्स हो सकते हैं, ये आर्ट हो सकता है, किसी ने अपनी आर्ट पेंटिंग बनाई उसको अपने सेल करना है, आप उसकी एक डिजिटल कॉपी बना लो यूजिंग एनएफटी एंड देन सेल इट using as an NFT, and some people will bid on that, and then all those people who will bid will pay using the cryptocurrency, maybe Ethereum or whichever blockchain it is built on. ठीक है, सो NFTs के केस में these are digital unique assets and no two NFTs will be same, and every NFT will have a unique owner and a public record. सपोज मोनालिसा की पेंटिंग जिसने बनाई उसने अगर एनएफटी बनाया होता तो उसको हमेशा जब भी वो पेंटिंग एक
बायर से दूसरे बायर को सेल होती तो उसको हमेशा रॉयल्टी मिलती रहती। तो ब्लॉकचेन के केस में क्या है कि सारी ट्रांजैक्शन जो पब्लिक हैं तो वो आप देख सकते हो कि किसने खरीदा, कितने पे खरीदा, तो आर्टिस्ट को हमेशा रॉयल्टी मिल सकती है। नाउ दिस कैन बी फॉर म्यूजिक, दिस कैन बी फॉर आर्ट, दिस कैन बी फॉर पेटेंट, this can be for gaming assets, this can be for anything and everything which has a unique value proposition in terms of art, collection, hobby, real estate, or anything which has an asset value. So NFT के केस में बड़ी सारी चीजें हो गई, डोमेन, फिजिकल आइटम, फ्रैक्शन ओनरशिप, डिजिटल कंटेंट एंड वेरियस अदर थिंग्स. So there are multiple projects which started coming in NFT, crypto kitties. तो किटीज की गेम आई जहां पे आप किटीज को ब्रीड करते हो, एक नई किटी निकलती है, फिर उसके अराउंड आप एक गेमिंग इकोसिस्टम का पार्ट बनते हो. बोर्ड एप है, जो बोर्ड एप एक इज नथिंग बट अ न्यू वे ऑफ गिविंग अ न्यू क्लब ओनरशिप. तो बोर्ड एप बहुत सारे सेलिब्रिटीज ने खरीदा तो उसका प्राइस सडनली बढ़ गया, तो उससे यू गेट एन एक्सेस टू डिफरेंट क्लब्स लाइक हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल क्लब. फिर एनबीए टॉप शॉट, किसी ने बास्केटबॉल रिलेटेड एनएफटी गेम बनाया. फिर बीपल बीपल ने अपने कुछ 550 दिन का पेंटिंग कुछ $69 million में बेचा. तो देन मल्टीपल एनएफटी कलेक्शन स्टार्ट कमिंग. अभी एनएफटी कलेक्शन ट्रेड कहाँ होती है? जैसे अमेजोन पे फिजिकल गुड्स खरीदते हो, यहाँ पे एनएफटीज आप एक डिजिटल मार्केट प्लेस है, ओपन सीज और फाउंडेशन, वहां पे आप जाके खरीदते हो. अब बड़े सारे ब्रांड्स इन एनएफटीज को यूज करने लगे अपने बिजनेस एप्लीकेशन में. लाइक स्टारबक्स ने एनएफटी यूज किया अपने लॉयल्टी के लिए, रेडिट ने यूज किया अपने अवतार बनाने के लिए, नाइकी ने यूज किया फॉर डिजिटल स्नीकर्स. सिमिलरली अदर कंपनीज हैव यूज्ड इट. लाइक बडवाइजर ने एक beer.eth डोमेन खरीदा जो एक एनएफटी है. पोर्शा ने एनएफटी लॉन्च किया अपनी वर्चुअल एक्सपीरियंसेस के लिए टू गिव अ न्यू एक्सपीरियंस अराउंड देयर कार. So all these things are nothing but a part of a application. So Bitcoin आया, Bitcoin के बाद Ethereum आया. Ethereum is a decentralized network on top of which you can build certain application which are called dApps. हमने पहली एप्लीकेशन देखी DeFi which is decentralized finance. उसके अंदर बहुत सारे use cases है, payment, lending, borrowing. फिर हमने देखा NFTs. NFTs are nothing but non-fungible token which are facilitating art and culture and which has a real estate, which has a real value of an asset. उसको आप एनएफटी मिंट करके एक एक अपनी मार्केट प्लेस पे सेल कर सकते हो. फिर तीसरा यूज केस आता है डाओ. अब लोगों ने बोला यार डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन भी बन गई, ये कंपनीज भी बन रही है, बट इन कंपनीज को कंट्रोल कौन करेगा? बिकॉज इसमें तो कोई सीईओ है नहीं, इसमें तो कोई बोर्ड है नहीं, इसमें तो कम्युनिटी है जो डिसीजन लेती है. तो फिर एक नया कॉन्सेप्ट निकल के आया, डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, विच मीन्स एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जहां पे एक कंपनी की सारी पॉलिसीज और फ्रेमवर्क लिखा होगा और उसको गवर्न करेगी कम्युनिटी, बिकॉज कम्युनिटी इज द वन हु इज एक्चुअली डूइंग द डिसीजन मेकिंग फॉर द प्रोटोकॉल डिसीजन. तो डिसेंट्रलाइज ऑटोनॉमस is nothing but an organization. Think of it as a board which operates on a shared set of rules. And यहाँ पे काम कैसे होता है? यहाँ पे वोटिंग के थ्रू काम होता है. सपोज एक प्रोटोकॉल है, उसको नया एक प्रोटोकॉल है, उसको नया प्रपोजल इंप्लीमेंट करना है. तो प्रपोजल उसने अपलोड किया और उस प्रपोजल पे वोटिंग होगी. कम्युनिटी के कुछ लोग वोट करेंगे, और वोट कैसे करेंगे? जिनके पास उस प्रोटोकॉल के टोकन्स होंगे वो वोट करेंगे, और अगर वो फैसिलिटेट हो गया, वोटिंग फेवर में आए, तो वो प्रपोजल फैसिलिटेट हो जाए. तो डाओ एक्चुअली एक डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, ट्रांसपेरेंसी क्रिएट करता है, गवर्नेंस बनती है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे ही सारे रूल्स लिखे जाते हैं. तो डाओ के भी कुछ कोर कंपोनेंट हैं, लाइक मिशन है, यू हैव अ ग्रुप चैट आप डिस्कॉर्ड पे करते हो, एक ट्रेजरी है जो एक प्रोटोकॉल का मे बी बैंक बैलेंस है, एक गवर्नेंस है जहां पे एक प्रोटोकॉल उस प्रपोजल को अग्री और डिसएग्री करती है, एक ऑन चेन कैश फ्लो है कि कितना रेवेन्यू है, कितना कितना कम्युनिटी को जा रहा है, और एक प्रोटोकॉल का एक अपना नेटिव टोकन है जो डाओ मेंबर यूज करके उसको वोट करते हैं. So there are multiple DAOs, like some people have started a Friends DAO, some people have started Stablecoin DAO, some people have started a media company as a DAO, which is nothing but a bankless. Then some people have started Grants DAO. So ऐसे बड़े सारे DAOs बनने लगे. So blockchain actually disrupt in multiple sectors. So like banking and financial, healthcare. Healthcare में जो आपका medical data है, वो आप ब्लॉकचेन पे रख सकते हो. रियल एस्टेट में जो आपकी रजिस्ट्री है वो आप ब्लॉकचेन पे रख सकते हो, ताकि आप देख पाओ कि अब जिसने फ्लैट खरीदा है, जिसने प्लॉट खरीदा है, उससे पहले किसके पास थी ओनरशिप. तो ओनरशिप ट्रांसफर हो गई, ऑल द रिकॉर्ड्स आर लेजिट एंड ऑथेंटिक.
एग्रीकल्चर में भी आप सपोज आप ऑर्गेनिक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल खाते हो, आपको नहीं पता कि वो कहाँ से आ रही हैं, तो वो पूरा रिकॉर्ड अगर ब्लॉकचेन पे आ सकता है, तो क्योंकि वो टैम्पर नहीं हो सकता, क्योंकि वो डिलीट और हाइड नहीं हो सकता, तो आप देख सकते हो कि वो कहाँ से आ रहा है और क्या है उसकी पूरी हिस्ट्री। सो अब बात आती है कि यार मैं अपनी प्रेजेंस कैसे बिल्ड करूं ब्लॉकचेन। सबसे पहले आप मे बी एक क्रिप्टो एसेट खरीदो, उसको ट्रांजैक्ट करो, एक एक्सचेंज से दूसरे वॉलेट में ट्रांसफर करो, उन एप्लीकेशंस में पार्टिसिपेट करो, डिफरेंट कम्युनिटीज ज्वाइन करो, अपनी नॉलेज बढ़ाओ, अपने फोरम्स में पार्टिसिपेट करके यू यू बिल्ड योर ओन प्रेजेंस ऑल्सो, एंड देन यू स्टार्ट अटेंडिंग कॉन्फ्रेंसेस। तो जैसे जैसे आप एक कम्युनिटी का पार्ट बढ़ते रहोगे, आपको पता लगेगा कि नई चीजें क्या आ रही हैं, आप वहां पे कुछ एक्सप्लोर कर सकते हो, कुछ बिल्ड कर सकते हो और कुछ लर्न कर सकते हो। अब बात आती है कि हम ब्लॉकचेन यूज कहाँ करें, क्योंकि ब्लॉकचेन इज नॉट अ गॉड, मतलब यू डोंट रियली, इट्स नॉट अ टेक्नोलॉजी विच कैन बी यूज्ड एवरीवेयर। अगर आपके आपके प्रॉब्लम में इंटरमीडियरीज ज्यादा हैं, सपोज जहां पे एक एक घपला होने के चांसेस हैं, जहां पे मतलब फ्रॉड और फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज होने के थोड़े चांसेस हैं, तो वहां पे यू शुड यूज ब्लॉकचेन। जहां पे एक फिजिकल एसेट को आपने डिजिटल में कन्वर्ट करके ट्रांजैक्ट करना है, तो देन यू शुड यूज ब्लॉकचेन। जहां पे एक डिसेंट्रलाइज वे में आपको एक शेयर्ड एक्सेस देना है, वहां पे यू शुड यूज ब्लॉकचेन। तो ब्लॉकचेन के भी दो टाइप हैं, एक पब्लिक ब्लॉकचेन है, एक प्राइवेट ब्लॉकचेन है, और तीसरा है हाइब्रिड ब्लॉकचेन। पब्लिक ब्लॉकचेन इज जहां पे कोई भी ज्वाइन कर सकता है, लाइक बिटकॉइन एंड इथेरियम, दीज आर पब्लिक ब्लॉकचेन। कोई भी ज्वाइन कर सकता है, कोई भी ट्रांजैक्शन को वैलिडेट कर सकता है, और उसको ट्रांजैक्शन वैलिडेट करने के लिए एक रिवॉर्ड मिलेगा। प्राइवेट ब्लॉकचेन इज नथिंग बट विच इज रन बाय एन ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज Amazon नहीं चाहेगा कि उसका सारा रिकॉर्ड फ्लिपकार्ट देख पाए, तो वो एक इंटरनली अपना प्राइवेट ब्लॉकचेन चला सकते हैं फॉर वेंडर्स। देन हाइब्रिड है कि कुछ पब्लिक है और कुछ प्राइवेट है। सपोज गवर्नमेंट बोलती है कि वोटिंग इज अ पब्लिक, बट some of the private affairs of the state may be in a private matter, so this could be a hybrid blockchain. So these are some of the things which you should keep it in mind while deciding the use case of blockchain. अब ब्लॉकचेन को वेब 3 भी कहा जाता है, बिकॉज इट्स अ वेब 3 हमने समझा, बिकॉज वेब 1 वाज नथिंग बट रीड ओनली, वेब 2 वाज रीड एंड राइट ओनली, एंड वेब 3 इज रीड राइट एंड ओन। तो वेब 3 स्टैक बिल्ड करने के लिए अगर आप डेवलपर हैं, तो आपको एक नेटवर्क लेयर, पहले आपको ब्लॉकचेन चूज करनी पड़ेगी, फिर डेटा की आपको डेटा स्टोर कहाँ करना है, फिर डेटा के बाद आपको कुछ लाइब्रेरीज हैं विच आर फॉर सम ऑफ द प्रेजेंटेशन लेयर, कि आपको फाइल स्टोरेज चाहिए, आपको डेवलपर एनवायरनमेंट चाहिए कि आपको कोडिंग कौन से उसमें डेवलपर एनवायरनमेंट में होगी, एंड देन सम ऑफ द लाइब्रेरीज, एंड देन उसके बाद आप अपनी डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन बिल्ड करते हो। या तो आप डीफाई में बिल्ड करोगे, एनएफटी में बिल्ड करोगे, डाओ में बिल्ड करोगे, आइडेंटिटी में बिल्ड करोगे, और मे बी सम अदर एप्लीकेशन। सो ये वेब 3 का स्टैक है। इस पे बड़ी सारी एप्लीकेशंस बिल्ड हो चुकी हैं ऑलरेडी, बड़ी सारी ब्लॉकचेन्स ऑलरेडी आ गई हैं। इंडिया की पॉपुलर ब्लॉकचेन है पॉलीगॉन, विच इज नथिंग बट एन L2। L2 इज विच इज built for the scalability of Ethereum. Ethereum is L1 and Polygon is L2. So there are also L1 and L2s. There are different networks, Solana, Avalanche, Optimism, Polkadot, and different networks which are there. So some are EVM blockchains, some are non-EVM blockchains. Matlab, some people run Ethereum virtual machine and some people don't run Ethereum virtual machine. So some of these use cases I've already talked about. Entertainment में, DeFi में है, DAO है, infrastructure है। अब बात आती है कि बिल्ड क्या करें। तो वेब 2 की सारी एप्लीकेशन वेब 3 में दोबारा बिल्ड होंगी क्या? यस। तो वेब 2 में जैसे गूगल ड्राइव आया, तो वेब 3 में आया फाइल कॉइन। वेब 2 में जैसे गूगल क्रोम आया, वेब 3 में आया ब्रेव ब्राउजर। वेब 2 में व्हाट्सएप आया, तो वेब 3 में स्टेटस आया। तो जितनी भी वेब 2 की एप्लीकेशन हैं, वो सारी वेब 3 पे ऑलमोस्ट बिल्ड होंगी। एयरबीएनबी आया तो रेंटबेरी आया, VPN आया तो प्राइवेट एक्स आया, तो ऐसे ऐसे कंपनीज आने लगी। Amazon आया, जहां पे फिजिकल गुड्स, मैं बता रहा था आपको कि NFTs को ट्रेड करने के लिए, डिजिटल गुड्स के लिए ओपन सी है, देन यू हैव कैन्या एंड अदर एप्लीकेशन। फिर क्रिएटर इकोनॉमी में बड़ी सारी एप्लीकेशंस आने लगी वेब 3 की, लाइक यू कैन एंगेज विद फैंस डायरेक्टली, यू कैन बिल्ड certain design, you can do payments for creator, you can have low code and no code tools, you can have a play to earn। वेब 3 में ऐसा भी एक कॉन्सेप्ट है जहां पे आप गेम खेल के पैसा कमा सकते हो। तो गेम खेलने से उन गेम इकोनॉमी में यूजर ट्रैक्शन बढ़ती है, और वहां से टोकन प्राइस बढ़ता है, तो टोकन प्राइस से आपको इंटरनल रिवॉर्ड्स मिलते हैं, वो रिवॉर्ड्स आपके टोकन अप्रिसिएशन में आ सकते हैं। तो प्ले टू अर्न इज अ न्यू कॉन्सेप्ट। देन मेटावर्स है। मेटावर्स में इट्स अ डिजिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फिजिकल वर्ल्ड, जो आप फिजिकली, सपोज एक कॉन्फ्रेंस का एक्सेस आपको फिजिकल में मिलता है। आप 3 कॉन्फ्रेंस वर्ल्ड में अटेंड नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस, बट इन मेटावर्स यू कैन गो
एंड देन हैव योर डिजिटल एवतार क्रिएटेड। आपका 3D एवतार है, वो 3D एवतार डिफरेंट जगह ट्रैवल करता है, आप जाके वहां पे किसी से इंटरेक्ट कर सकते हो यूजिंग योर हेडफोन्स, एंड आप बात कर सकते हो, वो डिजिटल एवतार आपकी तरह ही दिखता है। तो जूम इज नथिंग बट 2D, but in metaverse you can do 3D interaction also. You can talk to multiple people, you can have people next to you, and then it can give you a new type of an engagement. आप Oculus लगा के और ये सब लगा के भी आप इंटीग्रेट कर सकते हो। तो ये सब होने लगा, Web3 में बड़ी सारी एप्लीकेशंस आने लगी, एंड देन देयर आर मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज फॉर यू टू बिल्ड एज वेल। देन देयर आर मल्टीपल स्टार्टअप्स इन Web3 इन इंडिया, NFTs में है, गेमिंग में है, फाइनेंस एंड पेमेंट में, टेक्नोलॉजी में है। So all these startups are building for the next technology phase, which is Web3. अब बात आती है सबसे बड़ी दूसरी टेक्नोलॉजी की, which is generative AI। आप बोलोगे यार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो बहुत पहले से एग्जिस्ट कर रहा था, अब जनरेटिव एआई क्या है? तो जनरेटिव एआई इज नथिंग बट where neural networks have started getting more smarter using transformers, right? तो machines have started becoming better analyzer than humans। अब आपको चैट जीपीटी यूज करके आप पोइट्री लिख सकते हो, ईमेल लिख सकते हो, आप डाली यूज करके इमेज बना सकते हो, and machines have started creating beautiful scenarios in abundance, right? Because human के साथ क्या है, टाइम एनर्जी रिस्ट्रिक्शन है। आप आर्टिस्ट को बोलोगे कुछ डिजाइन करो तो उसको टाइम लगेगा, but machines can do it quickly because these neural networks are built on top of internet. So machine has started learning at a faster pace and has started showing creativity, and this creativity has started coming out in an output which is absolutely phenomenal। तो जनरेटिव एआई की भी कुछ वेव है। तो पहली वेव थी जहां पे स्मॉल मॉडल्स थे, मतलब लैंग्वेज मॉडल्स जो थे, लार्ज लर्निंग लैंग्वेज मॉडल, वो एनालिटिकल टास्क के लिए सूटेबल थे बट जनरेटिव टास्क के लिए सूटेबल नहीं थे। फिर आया 2015 onwards where you can create some of the models have started becoming larger and popular, and you can do some of the tasks which are more superhuman, um, superhuman like। देन फिर आई वेव थ्री में आपकी कंप्यूटेशन कॉस्ट डिक्रीज हो गई, न्यू टेक्नोलॉजी से, डिफ्यूजन मॉडल से आप ट्रेनिंग करके आप बड़े सारे एक्सेसिबल चीजें बना सकते हो। फिर आया प्लेटफॉर्म और वेव 4 वेयर प्लेटफॉर्म बहुत स्टेबल हो गया, कंप्यूटेशन कॉस्ट डिक्रीज हो गई, आप एप्लीकेशन लेयर रेडी मेड चीजें आप बना सकते हो बिकॉज नीचे वाला इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलमोस्ट स्टेबल हो गया और स्केलेबल बन गया। तो इसलिए वेव 4 से आपके चैट जीपीटी एंड मल्टीपल एप्लीकेशन स्टार्ट कमिंग। तो बेसिकली अब एप्लीकेशन आप बोलोगे कि क्या क्या एप्लीकेशन है। आप जनरेटिव एआई से सोशल मीडिया, डिजिटल कम्युनिटीज के लिए नए एक्सपीरियंसेस बना सकते हो, आप 3D 2D डिजाइन बना सकते हो, आप मीडिया एंड एडवर्टाइजमेंट में एसईओ कॉपीज है, कंटेंट राइटिंग है, ये सब कर सकते हो, आर्ट जनरेशन कर सकते हो, आप कोडिंग कर सकते हो, एक जनरेटिव एआई में कोड लिख सकता है, कॉपीराइट कर सकते हो, मतलब आप सेल्स एंड मार्केटिंग की ईमेल्स भेज सकते हो। तो ये कुछ आर्किटेक्चर है जो मैं समझा रहा था कि आपका पहले हार्डवेयर आया, फिर हार्डवेयर कंपनीज जैसे एनवीडिया है, एएमडी, इंटेल है, उन्होंने अपने जीपीयूज बनाए, क्योंकि जैसे हम सीपीयूज पे काम करते हैं फॉर आवर पर्सनल यूज केस, यहाँ पे लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स रिक्वायर हाई इंटेंसिव हार्डवेयर विच कॉल्ड जीपीयूज। देन उसके ऊपर क्लाउड सर्विस, फिर डेटा वेयर हाउस बने, फिर लेबल्स बने, फिर उसके ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर से कंपनीज लाइक ओपन एआई, एंथ्रोपिक, कैरेक्टर एआई ने लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स बनाए। उससे फिर आपके डिफरेंट उस पर फाइन ट्यून होने के लिए ट्रेनिंग मॉडल्स आए, ट्रेनिंग मॉडल्स के ऊपर आपकी एप्लीकेशंस बने। अब एप्लीकेशंस आपकी कंज्यूमर यूज केसेस में, एंटरटेनमेंट के लिए, एंटरटेनमेंट में कंपनी है कैरेक्टर डॉट ए आई। वो कैरेक्टर डॉट ए आई लेट्स यू टॉक टू एलन मस्क, मतलब वो एलन मस्क के सारे कॉन्वर्जेशन उन्होंने लैंग्वेज मॉडल से उठाए होंगे। इंटरनेट पे जितनी भी एलन मस्क की कॉन्वर्जेशन है वो कैसे रिप्लाई करता है, तो आप भी जब उसको क्वेश्चन पूछोगे वो एलन मस्क की तरह ही रिप्लाई करेगा। देन फिर लॉ फर्म्स के लिए आए कि इतने बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स है, उनको पढ़ नहीं सकते, आप उसको एआई, जनरेटिव एआई के थ्रू क्वेश्चंस पूछ सकते हो। हेल्थ केयर में आई, डिफेंस में आई, बड़ी सारी एप्लीकेशंस आर स्टार्ट गेटिंग बिल्ट अप। सो जनरेटिव एआई गिव्स यू a smarter way to talk to the data, a smarter way to understand and comprehend data because of the neural networks and thanks to the transformers। अब सबसे बड़ी बात आती है कि यार jobs are at risk or not। Definitely jobs are at risk because some of these tasks can actually be done by generative AI, and some of these jobs are like content writing, analysis,
कोडिंग, तो कोडिंग में एफिशिएंसी आपकी बढ़ गई है, तो यू कैन राइट इट यूजिंग जनरेटिव एआई, चैट जीपीटी. यू कैन क्रिएट सम ऑफ द इमेजेस, यू कैन हैव ऑडियो, टेक्स्ट टू ऑडियो, ऑडियो टू टेक्स्ट. ये दोनों चीजें होने लगी. तो जो कस्टमर सपोर्ट वाली जॉब्स हैं, वो दोज जॉब्स आर एट रिस्क. देन 3D ग्राफिक डिजाइनर वाली जो जॉब्स हैं, दोज आर एट रिस्क. then content writing वाली jobs हैं, those are at risk because now machines can do that job better than humans. तो आप पूछोगे कि नई जॉब्स क्या हैं. फिर नई जॉब्स के लिए आप प्रॉम्प्ट, जहां पे आप प्रॉम्प्ट लिख के कोई डेटा वो कर सकते हो, ट्रेनिंग है, एथिक्स है, कंप्लायंस है. देन यू कैन एक्चुअली डू मल्टीपल थिंग्स विद जनरेटिव एआई. तो आप उन जॉब्स के लिए अपने आप को मोल्ड करके, तो अब जो नेक्स्ट सेट ऑफ जॉब्स होंगी वो टेक्नोलॉजी हैवी और प्रोडक्ट हैवी जॉब्स होंगी. तो आपको उसके लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा और उन सब के लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा, बिकॉज मोस्ट ऑफ दीज थिंग्स विल बी एट रिस्क आफ्टर जनरेटिव एआई. So all these things are possible and popular in terms of AI coming in place. Then there are multiple things which I can showcase as a part of a demo. But just for now, do you have any questions? Are you there? No, not right now. You can continue. Okay, so I'm done with presentation. I just have few demos. I can show it. Yes, sure. So there is like few question of students. One is, sir, I am from non-technical background, having interest in blockchain technology, but I don't know how to start. तो any like आपके पास कोई सुझाव हो जिससे कि वो किस तरीके से अपने इसमें करियर में स्टार्ट कर सकते हैं और उसको बेटर वे में समझ सकते हैं, कोई बुक्स आप सजेस्ट करना चाहे, प्लेटफॉर्म सजेस्ट करना. तो मेरे पास एक ब्लॉकचेन का रिपोजिटरी है, मैं वो भेज सकता हूँ आप लोगों को. ठीक है, तो 1 सेकेंड. तो नॉन टेक्निकल के लिए भी बहुत सारी चीजें हैं, बिकॉज एक तो हो गया डेवलपर पर्सपेक्टिव से. नॉन टेक्निकल के लिए आप कम्युनिटी मार्केटिंग, ये सब में आप अपना इंटरेस्ट शो करके यू कैन एक्चुअली एंटर इनटू द ब्लॉकचेन फील्ड. और यू कैन बिकम मे बी अ वाइट पेपर राइटर. सो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में जैसे आप रिसर्च पेपर्स लिखते हैं, तो यहाँ पे वाइट पेपर राइटिंग इज ऑल्सो अनदर जॉब. But largely business development, growth, community, partnership and marketing are jobs for the non-technical people in blockchain domain. तो वहां पे सीखने के लिए आपको बेसिक्स ऑफ ब्लॉकचेन तो आना ही चाहिए. एंड देन बेसिक्स ऑफ ब्लॉकचेन आने के बाद यू कैन स्टार्ट participating in these communities and then improve your skills and then start getting an understanding of what's happening in these market. So मैं कुछ एक रिसोर्स लिस्ट भेज रहा हूँ वहां पे आप लोग. मैं So there is one more. अमन कुमार का क्वेश्चन है कि कोई कोर्सेज अवेलेबल है क्या इससे रिलेटेड. तो मैंने कुछ लिंक शेयर किया है एक चैट में. तो वहाँ पे कुछ कोर्सेज भी हैं, कॉन्वर्जेशन भी है, टॉक्स भी हैं, और ये सब फ्री कोर्सेज अवेलेबल हैं. तो मैंने आप लोगों के लिए एक रिपोजिटरी शेयर करी. वहाँ पे आप बड़ी सारी वीडियोस क्यूरेटेड भी हैं, बुक्स भी हैं, और यूट्यूब चैनल्स भी हैं, डॉक्यूमेंट्रीज भी हैं. एंड देन ब्लॉकचेन को समझने के आसान तरीके से आप समझ सकते हैं वहाँ पर. ओके. सो अनदर क्वेश्चन वाज आस्क्ड बाय, क्रिप्टो करेंसी से हमारे बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं और क्या ये कितना सिक्योर है हमारे लिए, क्या सिक्योरिटी है. ठीक है, उससे पहले मैं एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ जो माइनिंग के ऊपर है. So Sure. I'll just share my screen. So as we were learning about this concept of cryptocurrency mining, I want to share my screen and show you a video. So ये एक तरीका है जिससे माइनिंग और बिटकॉइन माइनिंग काम करता है. तो इससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी. देन आई विल एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट इज क्रिप्टोकरेंसी. Okay. The government decides when to print and distribute money. Bitcoin doesn't have a central government. With Bitcoin, miners use special software to solve math problems and are issued a certain number of Bitcoins in exchange.
This provides a smart way to issue the currency and also creates an incentive for more people to buy. And since miners are required to approve Bitcoin transactions, more miners means a more secure network. The Bitcoin network automatically changes the difficulty of the math problems depending on how fast they're being solved. In the early days, Bitcoin miners solved these math problems with the processors in their computers. Soon, miners discovered that graphics cards used for gaming were much better suited to this kind of math. Graphics cards are faster, they use more electricity to generate a lot of heat. The first commercial Bitcoin mining products included chips that were reprogrammed for mining Bitcoin. These chips were faster, but still powerful. तो पहले माइनिंग होती थी पर्सनल कंप्यूटर पे, फिर पर्सनल कंप्यूटर से जीपीयूज आए, फिर जीपीयू से स्पेसिफिक हार्डवेयर इंटीग्रेटेड सर्किट्स जिसको हम कहते हैं एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट्स। उससे माइनिंग फास्टर हो जाती है और उससे आप ब्लॉक्स को जल्दी ऐड कर पाते हो, बिकॉज अब नेटवर्क पे बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स हैं, बहुत लोग ट्रांजैक्ट कर रहे हैं, तो ब्लॉक्स कैन नॉट वेट टू बी एडेड, बट एवरी ब्लॉक गेट्स एडेड टू द ब्लॉकचेन इन 10 minutes and each block has different transactions. Application-specific integrated circuit chips are designed specifically for Bitcoin mining. ASIC technology has made Bitcoin mining even faster while using less power. As the popularity of Bitcoin increases, more miners join the network, making it more difficult for individuals to solve the math problems. To overcome this, miners have developed a way to work together in pools. Pools of miners find solutions faster than their individual members, and each miner is rewarded proportionate to the amount of work used. तो पहले लोग इंडिविजुअल माइनिंग करते थे, फिर पूल माइनिंग होने लग गई। तो पूल माइनिंग में आप अपनी एनर्जी और रिसोर्सेज जो हार्डवेयर की हैं वो पूल करते हो, और जितना रिवॉर्ड आता है उसको आप प्रोपोर्शनली डिवाइड कर लेते हो। तो ये पूल माइनिंग है। अब क्वेश्चन आता है कि क्या बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी सिक्योर है? 100% सिक्योर है, और ये लेजिट है बिकॉज आप बड़ी सारी गवर्नमेंट इनको रेगुलेट कर रही हैं। अभी G20 में भी क्रिप्टो करेंसी का बहुत बड़ा एक जिक्र हो रहा है, और governments have started introducing tax also, which means the government have started recognizing. So cryptocurrency is definitely safe investment. हाँ, इसके कुछ challenges हैं because cryptocurrency volatile है, और यहाँ पे प्राइस एक्शन बहुत तेजी से ऊपर नीचे होता है। तो आप उन करेंसीज में थोड़ा संभल के पैसा लगाएं, एंड देन you should always invest for longer term because it can actually give you better return. So I'll just show you one more thing as well. तो ये क्रिप्टो करेंसी की मार्केट कैप है, जहां पे सारी बिटकॉइंस और क्रिप्टो करेंसीज की डिटेल्स हैं। आप जैसे बिटकॉइन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे प्राइस आ जाएगा, पिछले कितने टाइम में कितना प्राइस बढ़ा है। 2011 में बिटकॉइन का प्राइस था 0.6 सेंट्स, अभी $25,000 है, तो इतना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये कौन कौन सी एक्सचेंजेस पे ट्रेड करता है, इसकी कितनी वॉल्यूम है, मार्केट कैप है, मतलब जो 24 घंटे में कितने वॉल्यूम है, 5 ट्रिलियन के आसपास की वॉल्यूम है। और ये सब बिटकॉइन का न्यूज़ है, आप यहाँ पे न्यूज़ फॉलो कर सकते हो, टेक्निकल एनालिसिस है। तो ये बड़ी सारी चीजें आपको बता देता है कॉइन मार्केट कैप। सिमिलरली मैं आपको दिखाना चाहता हूँ चैट जीपीटी, अगर आपको चैट जीपीटी के बारे में पता हो या नहीं पता हो। सपोज मैं चैट जीपीटी एक जनरेटिव एआई टूल है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ व्हाट आर द न्यू जॉब्स इन एआई इन यूएस, तो इट रीड्स द इंटरनेट, इट एक्चुअली क्रिएट्स द डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग फॉर यू। सो लाइक गूगल पे आपको बड़े सारे एनालिसिस और रिजल्ट आते हैं, बट यहाँ पे आपको क्यूरेटेड डेटा मिल जाता है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ राइट, कैन यू सी माई स्क्रीन? राइट एन ईमेल फॉर Yes. write an email for sick leave due to jaundice. So it will understand what all leave applications are there on the internet. It has created a sick leave. Now I ask you, I don't want this kind of a big application. So please minimize the above text in one paragraph. So it has started becoming more intelligent, and it will give me a very specific result. So now it has simplified in one single paragraph. Now I can ask anything, I can do research, I can find patterns. If I say create a 30-day meal plan for 25-year-old gym going male,
So it will create all these patterns because all this data actually exists on the internet. Now the machine has identified the pattern and then it started giving me the generative result based on the neural networks and based on the large language models. Now it has given me this result now for day 1, day 2, day 3, day 7. Now I want this in Excel sheet. I want this in table, not in a paragraph. So it will give me in table. It will generate it in the table for me. Now look at this. You should eat breakfast, lunch, snack, and dinner like this. So this is the beauty of generative AI. Now imagine if you are not updated with all these new tools and if you're not updated with all these new technologies, then you are definitely at risk. Because all these jobs will be taken by the technology and all these things will impact the new job sector. Questions? Yes. So it was a very beautiful session, sir. So there are no more questions, and it was very knowledgeable and in depth. So I want to thank you कि आपने इतना बेहतरीन सेशन लिया और हमारे सारे जो भी क्वेश्चंस थे उनको रिजॉल्व किया और सबसे अच्छा आपने जो प्रोवाइड किए हमें डॉक्यूमेंट, जिसके थ्रू मैं सबको सजेस्ट करूंगी कि आप उस डॉक्यूमेंट में जाके आप वहाँ पे सर्च कर सकते हैं, अपने वेबसाइट्स देख सकते हैं. तो इट वाज अ वेरी हेल्पफुल. और अगर आप हमारे ऑडियंस को कोई और सजेशन या कुछ बोलना चाहें तो. टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बढ़ रही है. आई थिंक यू शुड स्टे अपडेटेड, कीप लर्निंग. आई थिंक बहुत सारी चीजें इंटरनेट पे अवेलेबल है. आपकी क्यूरियोसिटी होनी चाहिए बिकॉज क्यूरियोसिटी विल एक्चुअली गिव यू the new results, and the new results will help you improve your information and knowledge about the subject. So thank you so much. Thanks for having me, and it was wonderful to conduct a session on Sunday morning. So with this we are closing this session, और next Sunday हम फिर से नए सेशंस के साथ आपसे जुड़ रहे होंगे. तो stay tuned. Bye bye. Bye bye.